नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और इस शो का होस्ट मयूर गुप्ता। आज आपके लिए लेके आया हूं साक्सॉफ्ट लिमिटेड का फाइनेंशियल एंड फंडामेंटल एनालिसिस। हम देखेंगे कि साक्सॉफ्ट का बिजनेस मॉडल क्या है, वो पैसे कैसे कमाते हैं, उनका वैल्यूएशन क्या है और क्या आज हमें उसमें इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन और इन्फॉर्मेटिव पर्पसेस के लिए है। मैं किसी को भी बाय या सेल की कोई रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ। शेयर मार्केट में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, इसलिए आप अपना इन्वेस्टमेंट डिसीजन सोच समझ कर ही लीजिएगा। दोस्तों, ये है कंपनी के करंट फाइनेंशियल्स। कंपनी का करंट मार्केट प्राइस है ₹178 पर शेयर, 178 रुपीज पर शेयर। मार्केट कैपिटलाइजेशन है 184 करोड़ का। नंबर ऑफ शेयर्स 1 करोड़। पी रेशियो है 4.78 का, जो कि बहुत ही अच्छा नंबर है। अर्निंग पर शेयर है 37 रुपीज पर शेयर। प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो है 1.05 का। सेल्स जो कंपनी ने लास्ट 12 महीनों में किए हैं वो अराउंड 360 करोड़ के हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 61 करोड़, नेट प्रॉफिट 38 करोड़। अगर परसेंटेज मार्जिन की बात करूं तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन अराउंड 17% का है, नेट प्रॉफिट 10.72, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो है 11.22 का, डेट टू इक्विटी 0.23। रिटर्न्स की अगर बात करूं तो रिटर्न ऑन इक्विटी है अराउंड 22% की, रिटर्न ऑन कैपिटल 17.78, रिटर्न ऑन एसेट 13.81। तो आप देख सकते हैं कि नंबर बहुत ही अच्छे हैं, इनकी रिटर्न्स काफ़ी अच्छी हैं, मार्जिन्स भी काफ़ी हेल्दी हैं। अब देखते हैं इसको डिटेल्स में कि क्या कंपनी का ट्रेंड अच्छा था। ये वो सारे टॉपिक्स जो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। हम देखेंगे एनुअल रिपोर्ट्स में से कुछ एक्सट्रैक्ट, शेयर होल्डिंग का पैटर्न, मार्केट कैपिटलाइजेशन और प्राइस का ट्रेंड, सेल्स एंड मार्जिन्स का ट्रेंड। हम बात करेंगे रिटर्न्स की, डिविडेंड की और कैश फ्लो की। देखेंगे कंपनी का डेट क्या है, कवरेज कैसी है, करंट असेट्स और बुक वैल्यू के बारे में बात करेंगे। देखेंगे कंपनी का वैल्यूएशन क्या है, उसको कॉम्पिटिटर से कंपेयर करेंगे और फाइनली डिस्कस करेंगे कि क्या आज हमें इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, कंपनी 6 वर्टिकल्स में काम करती है, यानी कि 6 सेगमेंट्स में उसका बिजनेस है। पहला है फिनटेक, दूसरा टेलीकॉम, ट्रांसपोर्टेशन, लॉजिस्टिक्स, रिटेल एंड ई कॉमर्स, हेल्थ केयर एंड पब्लिक सेक्टर। साक्सॉफ्ट का हेडक्वार्टर चेन्नई में और उसके 14 ऑफिसेज हैं, जो कि यूएसए, यूरोप और एशिया में फैले हुए हैं, और टोटल 1200 लोग कंपनी के साथ काम करते हैं। जोग्राफिकल सेल्स की बात करूं तो यूएसए से अराउंड 55% रेवेन्यू आता है, यूके से 30%, यानी कि अगर मैं दोनों को ऐड करूं तो 85% रेवेन्यू ऐसा है जो यूएसए और यूरोप से आता है। अगर मैं रेवेन्यू बाय वर्टिकल की बात करूं तो 31% जो रेवेन्यू है वो फिनटेक वर्टिकल से आता है। बाकी के वर्टिकल्स आप देख सकते हैं अराउंड 10 से 12% की रेंज में है। अगर फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग्स की मैं बात करूं तो ईयर 2018-19 के अंदर कंपनी ने 52 करोड़ का जो अर्निंग्स है वो फॉरेन एक्सचेंज से कमाया था। आप देख सकते हैं जो कंपनी की सेल थी वो अराउंड 359 करोड़ की थी और नेट प्रॉफिट 38 करोड़ का था। तो उस सेंस में अगर आप इसको कंपेयर करते हैं तो 52 करोड़ फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग्स की वजह से कंपनी ने कमाए। शेयर होल्डिंग की बात करूं तो प्रमोटर की शेयर होल्डिंग है 69% की और पब्लिक की शेयर होल्डिंग अराउंड 29.8, यानी कि 30% की शेयर होल्डिंग है। तो अगर मैं इन दोनों को ऐड करता हूं तो 99% या तो पब्लिक के पास है या प्रमोटर्स के पास है। बाकी 1% के अंदर म्यूचुअल फंड, एफआईआई और अदर इंस्टीट्यूशंस के पास जो है वो होल्डिंग है। तो अगर मैं मार्केट कैपिटलाइजेशन और प्राइस की बात करूं, 2020 में जो कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो है 184 करोड़, 2010 में अराउंड 49 करोड़ का था। तो यानी कि पिछले 10 सालों में कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन 3.7 टाइम्स हो गया। प्राइस की बात करूं तो पहले 48 का प्राइस था 2010 में, जो कि अभी 178 का है, यानी कि प्राइस भी अराउंड 3.7 टाइम्स हो गया। नंबर ऑफ शेयर्स कंपनी के सेम है, अराउंड 1 करोड़। सेल्स एंड मार्जिन की बात करें तो 2020 में जो कंपनी की सेल है वो 359 करोड़ की है, जो कि 2010 में अराउंड 109 करोड़ की थी। मार्जिन 17% के हैं, नेट प्रॉफिट मार्जिन अराउंड 10.72 के हैं। तो आप देख सकते हैं मार्जिन भी पिछले 10 सालों में तकरीबन 3 से 4% बढ़ गए हैं। तो मार्जिन में भी इंप्रूवमेंट है और सेल भी अराउंड 3.5 टाइम्स हो गई है, जो कि अच्छा इंडिकेटर है। अब बात करते हैं पर शेयर ट्रेंड की, तो सेल्स पर शेयर अराउंड 350 पर शेयर है, जो पहले 107 की थी, तो अगेन सेल्स पर शेयर भी 3.5 टाइम्स हो गई है। अर्निंग पर शेयर 37 की है, जो पहले 2010 में अराउंड 8.65 की थी, यानी कि अर्निंग पर शेयर अराउंड 4 टाइम्स हो गई है। पी रेशियो 4.78 का है, तो ये काफी कम हो गया है इन द पास्ट 5-6 ईयर्स। रिटर्न्स की बात करें तो रिटर्न ऑन इक्विटी अराउंड 22% की है, जो कि 2010 में अराउंड 21% की थी, तो रिटर्न ऑन इक्विटी ऑलमोस्ट सेम लेवल पे है विद 2010। रिटर्न ऑन कैपिटल अराउंड 17.78 की है। पास्ट में ये नंबर देखेंगे तो इससे कम था, तो रिटर्न ऑन कैपिटल काफी इंप्रूव हुई है। रिटर्न ऑन एसेट अराउंड 13.8% की है। पास्ट में ये नंबर अराउंड 6 to 7 की रेंज में था, तो यानी कि रिटर्न्स काफी इंप्रूव हुई हैं इन द पास्ट 10 ईयर्स। अब बात करते हैं डिविडेंड की, तो जो कंपनी का अर्निंग पर शेयर है वो 37 का है, जो कि पास्ट 10 ईयर्स में अराउंड 4 टाइम्स हो गया है, जैसे कि हमने डिस्कस किया था। डिविडेंड पर शेयर अराउंड 3.79 का है। तो आप देख सकते हैं जो इसकी डिविडेंड यील्ड है वो 1.35% की है, जो कि पहले भी ये अराउंड इसी रेंज में थी। तो कंपनी ज्यादा डिविडेंड नहीं देती है। शायद इसका रीजन यही है कि कंपनी के पास जो लोन है, कंपनी ने उसे चुकाना ज्यादा मुनासिब समझा।
बजाय डिविडेंड देने के, जो कि सही पॉलिसी है। अब मैं आपको आने वाली स्लाइड्स में दिखाऊंगा कि कंपनी ने अपना लोन पिछले 10 सालों में कम कर दिया है। अब बात करते हैं कैश फ्लो की। ऑपरेटिंग कैश फ्लो है 21 करोड़ के, फ्री कैश फ्लो 24 करोड़ के, प्राइस टू ऑपरेटिंग कैश फ्लो 14 टाइम्स है और प्राइस टू फ्री कैश फ्लो 12 टाइम्स है। लेकिन अगर पास्ट के 12 महीनों की मैं बात करूं तो प्राइस टू फ्री कैश फ्लो रेशियो 7.67 टाइम्स है। अब बात करते हैं लोन्स की। जैसा कि मैंने आपको बताया था, कंपनी के पास काफी लोन्स थे जिसे कंपनी ने चुकाया है। तो 2020 में डेट टू इक्विटी रेशियो 0.23 का है, जो कि 2010 में अराउंड 1.13 का था। यानी कि कंपनी ने काफी सारा लोन जो था वो पे कर दिया है इन द पास्ट 10 ईयर्स। इंटरेस्ट कवरेज की बात करें तो पहले ये इंटरेस्ट कवरेज अराउंड 3 टाइम्स हुआ करता था, जो कि अभी 2020 में 11.22 टाइम्स है। यानी कि इंटरेस्ट कवरेज रेशियो भी काफी इंप्रूव हो गया है। डेट सर्विस रेशियो 4.58 टाइम्स है। यानी कि आज के करंट सिचुएशन में आप देखेंगे तो ये नंबर काफी हेल्दी है। कंपनी अपने लोन्स को काफी आसानी से पे कर पाएगी। अब बात करते हैं करंट असेट्स की। कंपनी का करंट रेशियो है 1.69 का और क्विक रेशियो है 0.64 का। लेकिन अगर मैं पास्ट 10 ईयर्स से कंपेयर करूं तो ये नंबर काफी इंप्रूव हो गए हैं इन द पास्ट 10 ईयर्स। पहले 2010 में यही नंबर्स 1.2 और 0.28 के थे। तो यानी कि कंपनी ने अपनी असेट्स को भी इम्प्रूव किया है और अपने लोन्स को भी पे कर दिया है। अगर मैं डेज रिसीवेबल की बात करूं तो कंपनी का 66 दिन का जो पैसा है वो मार्केट में अटका हुआ है विद द डेटर्स, जो कि मुझे थोड़ा ज्यादा लगता है क्योंकि कंपनी का जो बिजनेस है वो काफी छोटा है। फिर भी अगर आप पिछले 4-5 सालों को कंपेयर करेंगे तो ये नंबर 2014 में अराउंड 80 का था। तो वहां से अगर आप कंपेयर करते हैं तो ये नंबर रिड्यूस हुआ है, लेकिन मुझे ये नंबर ओवरऑल थोड़ा ज्यादा लगता है। अब बात करते हैं बुक वैल्यूएशन की। कंपनी की जो नेट वर्थ है वो अराउंड 175 करोड़ की है। प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो 1.05 का है, जो कि एक बहुत ही बढ़िया नंबर है। अगर पास्ट में मैं देखता हूँ तो ये नंबर ऑलमोस्ट 1.5 और 2 की रेंज में था, जो कम होकर आज अराउंड 1 हो गया है। बुक वैल्यू पर शेयर की बात करें तो अराउंड 170 पर शेयर है, तो बुक वैल्यू भी अराउंड 4 टाइम्स हो गई है इन द पास्ट 10 ईयर्स। अब अगर मैं प्राइस को डिफरेंट पैरामीटर से कंपेयर करूं तो हम देख सकते हैं प्राइस टू सेल्स रेशियो 0.5 का है, प्राइस टू बुक वैल्यू 1.05 का है, पी रेशियो 4.78 का है और प्राइस टू फ्री कैश फ्लो 7 टाइम्स है। लेकिन अगर मैं इसको पास्ट से कंपेयर करता हूं तो आप देख सकते हैं प्राइस टू सेल्स रेशियो काफी इंप्रूव हुआ है। फ्रॉम 2017 लेवल्स अगर मैं देखूं पिछले 3 सालों का, तो यही प्राइस टू सेल्स रेशियो 2017 में 1 टाइम्स था, जो अभी 0.5 टाइम्स हो गया। सेम बुक वैल्यू भी अगर मैं देखूं तो वो 2017 में 2 टाइम्स थी, जो अभी 1 है, तो ये भी हाफ हो गई है। पी रेशियो 15 का था 2017 में, जो 4.7 हो गया। तो आप देख सकते हैं पिछले 3-4 सालों में इसका प्राइस काफी कम हुआ है और बाकी के पैरामीटर्स इंक्रीज हुए हैं, जैसे कि सेल्स, प्रॉफिटेबिलिटी, जिसकी वजह से ये नंबर पिछले 3 सालों में काफी इंप्रूव हो गए हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं कॉमन साइज पी एंड एल की। तो पहले तो ये समझते हैं कॉमन साइज पी एंड एल होता क्या है। कॉमन साइज पी एंड एल का मतलब होता है कि अगर मैं किसी भी एक चीज को 100% मान लूं, लेट्स से कि सेल्स कंपनी की 100% है, तो उसके अगेंस्ट में बाकी के पैरामीटर्स कितना चेंज हुए हैं। तो अगर मैं बात करता हूँ 2010 में, अगर सेल्स 100 की थी तो कंपनी का एम्प्लॉय कॉस्ट 51 रुपीज था। लेकिन वहीं आज 2019 में अगर सेल्स 100 रुपीज की है तो एम्प्लॉय कॉस्ट 46 रुपीज है। यानी कि जो पिछले 10 साल में कंपनी का जो एम्प्लॉय से रिलेटेड खर्चा है वो 5% से कम हो गया है। वहीं मैं बात करता हूँ सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन जो एक्सपेंसेस हैं, वो अराउंड 12% के थे 2010 में, जो कि अभी 7% के, यानी कि यहाँ भी 5% की गिरावट है। और यही कारण है कि जो इनके ऑपरेटिंग मार्जिन हैं वो अराउंड 3% से बढ़ गए हैं इन द पास्ट 10 ईयर्स। बाकी की चीजें आप देख सकते हैं, जैसे कि कंपनी का टैक्स ऑलमोस्ट वही 2 से 3% की रेंज में है। डिविडेंड भी कंपनी का अराउंड 1% है सेल्स का। अदर इनकम्स भी अराउंड 1% है। तो बाकी चीजों में ज्यादा फर्क नहीं आया है, बट एम्प्लॉय कॉस्ट और सेलिंग का खर्चा ऑलमोस्ट 5% से घट गया है, जिसकी वजह से जो इनके ऑपरेटिंग मार्जिन है वो 3% से बढ़ गए हैं। बात करें कॉमन साइज बैलेंस शीट की, तो मान लीजिए कि कंपनी की लाइबिलिटी साइड 100 है। 2010 में जो कंपनी के रिजर्व थे वो 29 रुपीज थे ऑन अ लाइबिलिटी ऑफ 100। वहीं आज वो 59 के हैं। तो यानी कि जो कंपनी के रिजर्व्स हैं ओवर द पास्ट 10 ईयर्स 30% से बढ़ गए हैं। तो आप देख सकते हैं कंपनी डिविडेंड नहीं दे रही है, लेकिन अपने जो रिजर्व्स है उनको कॉन्स्टेंटली बढ़ाती जा रही है। तो कंपनी के जो रिजर्व्स पहले 29% ऑफ द बैलेंस शीट थे, वो अभी 59% के हैं। बोरोइंग्स पहले 44% की थी, जो अभी 15% है। तो कंपनी क्या कर रही है कि अर्निंग करती है, डिविडेंड ना देके अपनी बोरोइंग्स को पे कर रही है और बाकी का पैसा रिजर्व्स में ऐड कर रही है, जिससे कि आज इनकी 10 सालों में जो बैलेंस शीट है वो काफी इंप्रूव हो गई है। बात करें एसेट साइड की, तो जो कंपनी के पास पहले फिक्स एसेट थी वो अराउंड 66% थी, जो अभी 51% है। यानी कि डेप्रिसिएशन का जो इस पे इम्पैक्ट पड़ा है अराउंड 15% का पड़ा है। अदर एसेट्स पहले 33% की थी, जो अभी 49% की है, यानी कि यहाँ पर कंपनी ने इसमें इंक्रीज किया है। और जैसा कि मैंने डिस्कस किया था, रिसीवेबल जो कंपनी के पहले 16% थे टोटल बैलेंस शीट का, वो भी 23% हो गए हैं। यानी कि जो कंपनी का पैसा है वो अभी इतना आसानी से नहीं आ रहा, जिसकी वजह से जो इनके टोटल रिसीवेबल्स हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं कंपनी की CAGR की, यानी कि कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट।
तो आप देख सकते हैं जो कंपनी की सेल्स है वो पिछले 10 साल में अराउंड 12.7% से बढ़ी है, लेकिन एक्सपेंसेस 12.2% से बढ़े। यानी कि यहाँ पर थोड़ा सा सेल्स मार्जिनली हायर रेट से बढ़ी है एज कम्पेयर टू एक्सपेंसेस। वहीं अगर मैं इसे 3 साल से कंपेयर करता हूँ तो कंपनी की जो 3 साल की सेल्स है वो अराउंड 11.4% से बढ़ी है, लेकिन एक्सपेंसेस 9.5% से बढ़े हैं। यानी कि जो एक्सपेंस और सेल्स के बीच का 2% का गैप है वो कंपनी के प्रॉफिट को पॉजिटिवली इम्पैक्ट कर रहा है। वहीं अगर मैं मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करूँ तो पिछले 10 साल में जो कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो अराउंड 14% से बढ़ा है, लेकिन अगर पिछले 3 साल की बात करूँ तो वो अराउंड 11% से घटा है, जबकि सेल 11% से बढ़ी है। यानी कि पिछले 3 सालों में इसके प्राइस में काफ़ी मेजर करेक्शन आया है, जबकि बाकी के रेशियो जैसे सेल्स हैं एक्सपेंसेस हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। अगर मैं बात करूं कंपनी की एवी एबिडिटा रेशियो की तो 2010 में अराउंड 6 टाइम्स था, जो कि अभी 2020 में अराउंड 2.85 टाइम्स है। और पिछले 10 साल का अगर मैं ट्रेंड देखता हूं तो एवी एबिडिटा रेशियो काफ़ी घट गया है। और अगर आप इसका एवरेज भी कंपेयर करेंगे तो ये अराउंड 7 to 8 की रेंज में था, जो कि आज अराउंड 3 का है। अगर आप बात करें ऑपरेटिंग प्रॉफिट पर शेयर की तो 2020 में 59 रुपीज़ पर शेयर का ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, जो कि 2010 में अराउंड 14 टाइम्स था। यानी कि जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट पर शेयर है वो अराउंड 4 टाइम्स हो गया है इन द पास्ट 10 ईयर्स। अर्निंग पर शेयर भी अराउंड 4 टाइम्स हो गई हैं। पहले 2010 में अराउंड 8.65 की थी, जो अभी 37 रुपीज़ की है। वहीं अगर मैं कंपनी को उसके कॉम्पिटिटर से कंपेयर करूं तो आप देख सकते हैं जो साकसॉफ्ट का एवी एबिडिटा रेशियो है वो अपने सभी कॉम्पिटिटर से सबसे कम है। साकसॉफ्ट का एवी एबिडिटा 2.8 का है, जबकि इसके सारे कॉम्पिटिटर्स का जो एवरेज एबिटा रेशियो है वो अराउंड 8 की रेंज में है। आप देख सकते हैं ओरेकल अराउंड 7.9, एम्फेसिस 8.9, एल&टी 11.1, हेक्सावेयर 8.6। आप देख सकते हैं ये अपने सभी कॉम्पिटिटर से सस्ती है। अगर मैं वही चीज़ पीई और पीबी में देखूं तो कंपनी का पीई अराउंड 4.8 का है, जबकि इसके सारे ही कॉम्पिटिटर्स का पीई का जो एवरेज है वो अराउंड 17 का है। वहीं अगर पीबी की बात करूं तो कंपनी का जो प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो अराउंड 1 का है, लेकिन इसके सारे ही कॉम्पिटिटर्स का जो एवरेज प्राइस टू बुक वैल्यू है वो अराउंड 4 का है। वहीं अगर मैं अर्निंग्स की बात करूं तो साकसॉफ्ट अराउंड 22% का आरओई देती है, वहीं इसके कॉम्पिटिटर्स का आरओई थोड़ा इससे ज़्यादा है। इसके जो टॉप 4 कॉम्पिटिटर्स हैं ओरेकल, एम्फेसिस, एल&टी और एक्सावेयर, आप देख सकते हैं उनका जो एवरेज आरओई है वो अराउंड 27-28% का है। वहीं साकसॉफ्ट का अराउंड 22 का है। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि साकसॉफ्ट अपने सभी कॉम्पिटिटर से सस्ती है। लेकिन अगर मैं अर्निंग्स की बात करूं तो साकसॉफ्ट अराउंड 22% का आरओई देती है। वहीं इसके सभी कॉम्पिटिटर्स का अगर मैं एवरेज आरओई देखूं तो अराउंड 27% का है। यानी कि जो इसकी अर्निंग्स हैं वो अपने कॉम्पिटिटर से थोड़ा कम है। और शायद इसका रीज़न यही है कि कंपनी अभी छोटी है, बाकी कॉम्पिटिटर्स काफ़ी बड़े हैं, इसलिए उनका जो रिटर्न है वो काफ़ी अच्छी हैं, उनके क्लाइंटेल ज़्यादा है, जिसका इम्पैक्ट उनके रेवेन्यूज़ में और उनके मार्जिन में दिखता है। दोस्तों अब बात करते हैं साकसॉफ्ट से जुड़ी कुछ खास खबरों की और फाइनल कंक्लूजन की। क्या आज हमें इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं? पहला पॉइंट जो है वो है फॉरेन एक्सचेंज का फ्लक्चुएशन। जैसा कि आप जानते हैं कि साकसॉफ्ट का 85% रेवेन्यू जो है यूएसए और यूके से आता है। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कंपनी ने 2019 में अराउंड 52 करोड़ जो अर्निंग की थी वो फॉरेन एक्सचेंज की वजह से की थी। पिछले एक साल में 2019 में जो रुपी था वो यूएसडी और पाउंड के अगेंस्ट में काफ़ी डिप्रिशिएट हो गया था, लेकिन अभी रिसेंटली रुपी ने रिकवर किया है। आप देख सकते हैं जो पास्ट के 5-6 महीनों का ट्रेंड है, रुपी एज कम्पेयर टू पास्ट ईयर काफ़ी इम्प्रूव कर गया है। और आज के जो हालात हैं, कोविड-19, जॉब लॉस और रिसेशन, बाकी सारी इकोनॉमीज इंडिया से बदतर कर रही हैं। इंडिया फिर भी एज कम्पेयर टू अदर इकोनॉमीज थोड़ा बेटर कर रहा है। और क्योंकि ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि 2020 में इंडिया की इकोनॉमी बाकी वर्ल्ड इकोनॉमीज से थोड़ा बेटर करेगी, इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट आपको फॉरेन एक्सचेंज रेट्स में भी देखने को मिलेगा। और अगर आप इसके बारे में ज़्यादा जानना चाहते हैं तो मैंने इससे पहले विप्रो का और सायंट का वीडियो बनाया है, जो आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। वहाँ पर भी मैंने जो फॉरेन एक्सचेंज का रेट है उसके बारे में बात की है, तो आपको उससे थोड़ा ज़्यादा आइडिया मिल सकता है। तो यहाँ इन द गिवन सिचुएशन मुझे लगता है कि जो कंपनी ने 52 करोड़ की अर्निंग 2019 में की थी फॉरेन एक्सचेंज के गेन की वजह से, वो शायद 2020 में वापस से करना थोड़ा मुश्किल होगा। मुझे नहीं लगता कि वो गेन उतना ज़्यादा आएगा। दूसरा जो पॉइंट है कि कंपनी के टॉप 5 क्लाइंट से जो रेवेन्यू आता है वो 44% का आता है। यानी कि इसे अगर सिंपल टर्म्स में समझा जाए, कंपनी का जो 50% रेवेन्यू है, कंपनी का जो आधी सेल्स है वो 5 क्लाइंट से आती है। दोस्तों इसका मतलब कि ये बहुत ज़्यादा डाइवर्सिफाइड नहीं है। आने वाले समय में जैसा कि हम जानते हैं बहुत सारी कंपनीज लॉस रिपोर्ट करेंगी और हर कोई कॉस्ट कटिंग के बारे में सोचेगा, जिसकी वजह से हो सकता है कि जो ये टॉप 5 क्लाइंट्स हैं जिसका कि कंपनी के रेवेन्यू में ऑलमोस्ट 44% का कंट्रीब्यूशन है, ये भी अपने कॉन्ट्रैक्ट्स को रीनेगोशिएट करेंगे साकसॉफ्ट के साथ। हो सकता है वो प्राइस में ज़्यादा डिस्काउंट मांगे, या फिर हो सकता है उनका बिजनेस जो पहले वो देते थे उतना बिजनेस ना दे पाएँ।
और हो सकता है इनमें से 1 या 2 क्लाइंट छोड़ के भी चले जाएँ, जिसका कि डायरेक्ट इम्पैक्ट और बहुत ही मेजर इम्पैक्ट कंपनी की सेल्स में पड़ेगा। तीसरा पॉइंट है यूएस के लॉज़। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि यूएस के जो लॉज़ हैं वो चेंज हो रहे हैं, इमिग्रेशन पॉलिसीज़ चेंज हो रही हैं और ऐसे वक़्त में जब रिसेशन आ रहा है तो यूएस में भी काफ़ी सारे लोग जो हैं रिसेशन की वजह से बेरोज़गार बैठे हुए हैं। तो यूएस चाहेगा वो अपने लोगों को एम्प्लॉय करे और इंडिया में जो वो सर्विसेज़ को आउटसोर्स करता था, शायद वो अब थोड़ा कम हो जाएगा। हो सकता है उसकी वजह से कंपनी का रेवेन्यू में और एक्सपेंसेस में एडवर्स इम्पैक्ट पड़े। हो सकता है कंपनी के वीज़ा रिलेटेड एक्सपेंस या एम्प्लॉयी कॉस्ट रिलेटेड एक्सपेंस आने वाले समय में थोड़ा बढ़ जाएँ। और फोर्थ पॉइंट है कॉस्ट रिडक्शन एंड कॉस्ट सेविंग इनिशिएटिव। जैसा कि हम सभी जानते हैं आज ज़्यादातर कंपनियां कॉस्ट सेविंग कर रही हैं। आईटी एक ऐसा एक्सपेंस होता है, बहुत सारी कंपनीज वो तब करना चाहती हैं जब वो ग्रो करती हैं, क्योंकि अगर हम आईटी में बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट ना भी करें, कंपनी 1 या 2 साल सर्वाइव कर सकती है। और ऐसी बहुत सारी कंपनीज होंगी जो ये खर्चा करना चाहती होंगी 2020 में, बट कोविड-19 और रिसेशन की वजह से वो अपना खर्चा पोस्टपोन कर देंगी। और इन्हीं सब पॉइंट्स को देखते हुए मैं इसमें आज इन्वेस्ट नहीं करूंगा। ऑल्दो मुझे कंपनी बहुत ही पसंद है, इसके फाइनेंशियल्स और वैल्यूएशन भी काफ़ी अट्रैक्टिव हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले समय में जो इनकी सेल्स है, वो अपने पास्ट की तरह नहीं होगी। हो सकता है कि आने वाले समय में इनकी सेल्स 10 टू 20% डिक्लाइन कर जाए, जिसका कि इनके प्राइस पे एडवर्स इम्पैक्ट पड़ सकता है। तो मैं वेट करूंगा जब तक कि सिचुएशन नॉर्मल ना हो जाए और हो सकता है 6-7 महीने में जब इसका प्राइस इस लेवल से नीचे जाएगा, तब शायद मैं इसमें इन्वेस्ट करूं। लेकिन आज के लिए मैं इसे सिर्फ अपनी वॉच लिस्ट में रखूंगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका सपोर्ट मेरे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ताकि मैं इसी तरह के वीडियो आपके लिए और भी ज़्यादा ला सकूं। थैंक्स अ लॉट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।